સમાચારમાં વાત કરીએ તો એક બાજુ જે રીતે કોંગ્રેસના પ્રભારી ડોક્ટર રઘુ શર્મા સાથે ખાસ વાતચીત કરવામાં આવી હતી અને તેમાં પણ અમારા જે સંવાદદાતા વિરેન્દ્ર જાદવે તેમની સાથે ખાસ વાતચીત કરી હતી। અત્યારે હાલની જે આ પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે અને તેમાં પણ કોંગ્રેસના સંગઠનને લઈને અત્યારે તો કેટલું વધુ મજબૂત કરવામાં આવશે। જ્યારે પ્રભારીની વાત કરવામાં આવે તો પ્રભારીની એક મહત્વની જે કામગીરી હોય છે સંગઠનને મજબૂત કરવાની, તેના માટે અત્યારે તો રઘુ શર્મા સાથે ખાસ વાતચીત કરવામાં આવી હતી। ફેબ્રુઆરીના અંત સુધીમાં ગુજરાત કોંગ્રેસનું માળખું હવે જાહેર કરવામાં આવશે। પાર્ટીને સમય આપી શકે તેવા લોકોની જ હવે પસંદગી કરવામાં આવશે। ગુજરાત કોંગ્રેસના સંગઠન પ્રભારી ડોક્ટર રઘુ શર્મા ગુજરાતની મુલાકાતે છે। ખાસ કરીને સિનિયર નેતાઓ સાથે બેઠક પણ કરી રહ્યા છે અને નવું સંગઠન જે છે તે ફેબ્રુઆરી અંત સુધીમાં હોવાની વાત પણ તેઓ કરી રહ્યા છે। ત્યારે આપણી સાથે તેઓ જોડાયા છે, એમની સાથે વાત કરીશું। शर्मा जी, कितने दिन का ये दौरा है, कितनी बैठक है और कितने नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं? अभी विधानसभा का बजट सेशन है और ये गुजरात चुनाव से पहले आखिरी बजट सत्र है। तो हमारे विधायकों का एक ट्रेनिंग कैंप हमने रखा है। आज रात को सब विधायक आएंगे। कल पूरे दिन जो पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ उनका इंटरेक्शन होगा। किस ढंग से गुजरात की समस्याओं को विधानसभा में उठाना है, विधानसभा के बाहर पार्टी अपना प्रदर्शन करती है और विधानसभा के अंदर हमारे विधायक लोग वो इन मुद्दों को असरदार तरीके से उठाएंगे। आपको क्या लगता है कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो विधानसभा में रखने चाहिए वहाँ पे? गुजरात में तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। आप आज ही लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने कुपोषण पे, माल न्यूट्रिशन पे स्टेटमेंट दिया, पूरे देश की तस्वीर रखी, उसमें गुजरात दूसरे नंबर पे है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के बारे में उनका कहना है लगभग 40%, 39.5% लोग बच्चे यहाँ 5 साल से कम उम्र के कुपोषित हैं। तो फिर ये गवर्नेंस का गुड मॉडल कैसे हुआ? यहाँ पेपर लीक हो रहा है, यहाँ ड्रग्स की तस्करी हो रही है, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बेकार है। अगर किसी की हत्या होती है तो आप उसको हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, बजाय कि मैं ये मानता हूँ अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई संप्रदाय नहीं होता, आप जेल के शिक्षों में डालो, उसको त्वरित कार्रवाई करो, बजाय कि उसको पॉलिटिकली एडवांटेज उठाने की बात करो। इसके अलावा यहाँ पर बेरोजगारी है। आज 27 साल गुजरात में बीजेपी की सरकार है, तो जवाब तो देना पड़ेगा ना कि आज बेरोजगारी इन 27 सालों में आपने कितनी कम की है। आगे ये जो 17 से 4 साल निकले हैं इनके, इसमें आपने एम्प्लॉयमेंट कितना दिया? बल्कि पेपर लीक की घटना एक के बाद एक हो रही है। हमारे राजस्थान में पेपर लीक हुआ, 44 लोगों को अरेस्ट किया अभी तक। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष चेयरमैन बर्खास्त, सेक्रेटरी बर्खास्त, और जिस ढंग से एसओजी इंट्रोगेट कर रही है, पैसों की बरामदगी हुई है। यहाँ क्या हुआ है? बार बार पेपर लीक हो रहा है। लीक हो सकता है, लेकिन लीक होने के बाद की कार्रवाई। असित बोरा जी ने अपनी मर्जी से बजट का सेशन आ रहा है, इस्तीफा दे दिया। मेहरबानी की उन्होंने कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इनकी बीजेपी की पार्टी के आदमी हैं वो, उनके ऊपर कोई कार्रवाई बीजेपी करने की हिम्मत दिखाती? कौन पेपर लीक के पीछे कौन गैंग शामिल है, कौन सा गिरोह है, उसका पर्दाफाश करते तो समझ में आता कि बीजेपी की सरकार चिंतित है। कुल मिला के एजुकेशन की बात हो, आज कोविड में आप देखिए सरकार ने करीब 10,000 के करीब मौत का आंकड़ा स्वीकार किया शुरुआत में। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट बीच में आया, 50,000 का मुआवजा देने की डायरेक्शन दी उन्होंने। इन्होंने जो एफिडेविट पहले फाइल किया वहाँ 90,000 मौत, फिर उसके बाद सेकेंड एफिडेविट जो फाइल किया 1 लाख से ऊपर मौत स्वीकार कर रहे हैं। कांग्रेस यही तो कह रही है, राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं कि ये जो संख्या है 3 लाख है। हमने कोविड नया यात्रा निकाली, लोगों के फॉर्म भरवाए। अब वो कह रहे हैं जो आदमी कोविड में पॉजिटिव होके घर पे उसकी डेथ हो गई, उसका सर्टिफिकेट कौन बनाएगा? जिसको अस्पताल में बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली, वेंटिलेटर नहीं मिला, जो एडमिट ही नहीं हो पाया क्योंकि आपके पास बेड नहीं थे, और उसकी घर पे डेथ हो गई, उसका सर्टिफिकेट कौन बनाएगा? तो सर्टिफिकेट पे जाने की बजाय अगर परिवार आगे आके कहता है कि इस कोविड के पहली वेव में, सेकेंड वेव में हमारे परिवार के ये लोगों की डेथ हो गई जिनको इलाज नहीं मिला,
उनको आप कंपनसेट करो, उन फैमिलियों को खड़ा करने की कोई कार्य योजना बनाओ। राहुल गांधी ने कहा इन फैमिलीज को 4-4 लाख रुपए दो। हमारी पार्टी ने गुजरात की इन तमाम परिवारों के लिए ये घोषणा की कि हमारी सरकार बनेगी पहली कैबिनेट में, चाहे 3 लाख लोग हों चाहे ज़्यादा हों, उन सब लोगों को 4-4 लाख रुपए कंपनसेट करके फैमिली को आर्थिक रूप से थोड़ा सहायता करेंगे। तो ये मिसमैनेजमेंट जो कोविड का हुआ, अगर ये गवर्नेंस का सबसे शानदार मॉडल है गुजरात, तो फिर यहाँ इतनी संख्या में लोगों की मौत क्यों हुई? रेमडेसिविर इंजेक्शन पार्टी दफ्तर से क्यों बिके? रेमडेसिविर इंजेक्शन कहाँ होने चाहिए? अस्पताल में। हमारे यहाँ तो अस्पताल से बाहर नहीं आया कोई दवाई, रेमडेसिविर की छोड़िए। अब यहाँ गुजरात में हम सुनते हैं कि रेमडेसिविर का भी पॉलिटिकलाइजेशन कर दिया, वो भी पार्टी दफ्तर से मिल रहा है बीजेपी के। इससे ज़्यादा हॉरेबल महामारी में क्या पिक्चर हो सकती है? तो आप बेरोजगारी के फ्रंट पे फेल हो, आप सदी की भीषणतम महामारी के लिए उसका मुकाबला करने के लिए आपके पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे गुजरात में नहीं है, मिसमैनेजमेंट हुआ, लोगों की मौत हुई। एजुकेशन में आज गरीब लोग, मध्यम वर्गीय लोग, उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, पैसे वाले लोगों के लिए है। तो उस पर फोकस क्यों नहीं किया? इतने लंबा समय हो गया आपको। फिर किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रहे हैं, तो वो 3 काले कानून लेके आए, 1-1.25 साल तक किसान सड़कों पर बैठा रहा। उसमें क्या गुजरात का किसान प्रभावित नहीं हो रहा था? फिर आपको रोल बैक करना पड़ा, माफ़ी मांगनी पड़ी, वो अलग बात है। लेकिन आपने लोगों को भरोसा दिलाया था कि हम आपकी आय दुगनी कर देंगे। फिर महंगाई पे क्या हो रहा है? आज दिल्ली में सरकार इनकी है, दूसरी बार सरकार है, स्टेट में 27 साल से सरकार है। अब ये बढ़ती हुई महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? पर मोदी जी बोल रहे हैं कि भाजपा ने सब कुछ किया है, कांग्रेस ने क्या किया इतने सालों में? एक एमपी को मैंने सुना था, उस एमपी ने ये कहा कि एक फादर के बेटा पैदा हुआ, उसने उसकी सारी प्रॉपर्टी जो उसने बनाई थी अपनी जिंदगी में उसको बेच दी, और फिर उसके बाद अपने बाप से लड़ने लग गया कि तुमने क्या किया मेरे लिए। इस 70 साल में जितने भी पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग हमने बनाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके आज तक, उसमें वाजपेयी जी ने भी बनाए, उसमें आप बेचने का काम कर रहे हो, प्राइवेटाइजेशन का काम कर रहे हो, और सवाल हमसे पूछ रहे हो। आज एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन, इंश्योरेंस का प्राइवेटाइजेशन, जितने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग प्राइवेटाइजेशन हुए मोदी जी की गवर्नमेंट में हुए। तो आप कोसते ही कोसते हो लोगों को। आपने स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पता नहीं कौन कौन से नारे दिखाए, हुआ क्या? जमीन पे कितने उतरे? एमओयू करते हो आप, वाइब्रेंट गुजरात, लाखों करोड़ के एमओयू हो जाते हैं, धरातल पे कितने उतरते हैं? तो ये कभी बंद होगा कि नहीं? उपलब्धियां तो जनता एंडोर्स करती है, और जनता की समस्याएं यही है। महंगाई उसकी सबसे बड़ी समस्या है, बेरोजगारी उसकी समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर उससे वो प्रभावित होता है, और ये ड्रग की तस्करी जो गुजरात रूट से हो रही है लगातार, चिंता का कारण नहीं होना चाहिए। ये बात तो है, पर दूसरी बात करें संगठन की गुजरात में, क्राइटेरिया का क्या रहेगा उसके लिए, और संगठन कितने टाइम में वो जो डिक्लेयर होने वाला है? देखिए, हमारी कोशिश है कि फरवरी तक जो बचे हुए ज़िले हैं, हमारे तालुका का काम चल रहा है ऑलरेडी, 13 ज़िले हमने डिक्लेयर किए हैं अभी, बचे हुए ज़िलों का भी काम फरवरी तक हम पूरा कर लेंगे। प्रदेश की कमेटी बननी है, वो काम पूरा हो जाएगा। सेल्स और डिपार्टमेंट जो अच्छा काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे, और जहाँ परिवर्तन की ज़रूरत हो वो परिवर्तन करेंगे। उनके लिए क्राइटेरिया क्या रहेगा? जिनको टिकट भी चाहिए, अगर ये चालू एमएलए है, उनको क्या रिपीट करने वाले, क्राइटेरिया क्या है इसका? आला कमान ने जब जगदीश ठाकुर जी को प्रेसिडेंट बनाया पार्टी का, साफ इनसे ये कमिटमेंट लिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूँ। उसके बाद इनको प्रदेश कांग्रेस की जिम्मेदारी सौंपी, और तभी मुझे कहा गया कि जो भी जिले का अध्यक्ष बनेगा वो चुनाव नहीं लड़ेगा। तो हमने सब पूरे गुजरात का दौरा किया है, कांग्रेस के लोगों की मीटिंग की, सब जगह साफ कर दिया है कि जिसको संगठन की इन प्रमुख पदों पे काम करना है वही लोग सामने आए जिनको चुनाव नहीं लड़ना है। क्योंकि अगर जिलाध्यक्ष चुनाव लड़ने चला गया तो जिले में 5-6 सीट होती है,
वो अपनी सीट पे चला जाएगा, बाकी सीटों पे कौन काम करेगा संगठन का। तो इसलिए ये सोच के पार्टी का स्टेट अध्यक्ष और जिलों के अध्यक्ष वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। मेरा आखिरी सवाल है आपसे। मैं जयपुर आया था, तब मैंने आपकी महारैली कवरेज की थी, तब राहुल जी, प्रियंका जी और इंदिरा जी भी वहाँ पे आए थे। गुजरात में ऐसा माहौल बन सकता है इस बार? अभी शुरुआत होगी, ये 5 राज्यों से फ्री होने के बाद हमारी पूरी लीडरशिप आप गुजरात में ही देखोगे, सभी नेता आएंगे, हम चिंतन शिविर भी करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन भी करेंगे। और जो कमी हमारे से रह गई थी पिछले चुनाव में कि हम माहौल को वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाए, उस वोट को कन्वर्ट करने का काम भी हमने शुरू कर दिया है। हमारा जो मेंबरशिप ड्राइव है वो अभी फुल पीक पे है और अमित चावड़ा जी जो पहले अध्यक्ष थे उनको इंचार्ज बनाया है और जिस ढंग से उन्होंने मैनेज किया है, अब की बार आप देखेंगे कि हमारे हर बूथ पे मेंबरशिप किए हुए लोग, बूथ लेवल के एजेंट जिनको बोलते हैं जनमित्र, वो लोग मौजूद रहेंगे ताकि इलेक्शन में नाम जुड़वाने से लेकर नाम कटवाने तक का काम, पोलिंग का काम इस इफेक्टिव तरीके से हमारा बूथ मैनेजमेंट हो सके। इस बार टारगेट क्या लेके चल रहे हैं? टारगेट तो मैंने कई बार बोला है 125 प्लस। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो पिछले चुनाव में जिन्होंने कहा 151 प्लस, आई कितनी 99, अब की बार बोल रहे हैं वो लोग 182 प्लस। 182 प्लस कैसे करोगे? सीटें ही 182 है, बीजेपी ये कह रही है कि हम 182 पे जीतेंगे। ये सही है कि हर पॉलिटिकल पार्टी हर सीट को लड़ने का टारगेट जीतने के लिए करती है, लेकिन यथार्थ में जो रियलिस्टिक जो फिगर है वो हम मानते हैं कि हम 125 से ज़्यादा सीट जीत के सरकार बनाएंगे। બિલકુલ. તો આ હતા રઘુ શર્મા. સ્પષ્ટપણે તેમનું કહેવું છે સંગઠન પર ધ્યાન આપવામાં આવશે. જિલ્લા પ્રમુખો ચૂંટણી નહીં લડી શકે, પરંતુ જે ગઈ ચૂંટણીમાં થયું અને એ વસ્તુ આ ચૂંટણીમાં રિપીટ નહીં થાય, એટલે કે જે માહોલ હશે તેને વોટમાં કન્વર્ટ કરવાની રાજનીતિ આ વખતે કોંગ્રેસ કરશે. કેમેરામેન મેહુલ સોલંકીની સાથે બિરેન જાદવ, અમદાવાદ.